के मतलब ये है कि जैसे कोई कवि है, लेखक है, वकील है और बहुत सारे लोग हैं, वो सब भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत वही लोग आते हैं जो समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय तर्क और अंकों को समझने की कोशिश करते हैं। स्थानिक बुद्धि उसे कहा जाता है जो चित्रकार होता है, मूर्तिकार होता है, वो अपनी काल्पनिक दुनिया को एक चीज़ों में समय डाल देता है, समन्वित कर देता है उसके अंतर्गत, उसको स्थानिक बुद्धि कहा जाता है। संगीतात्मक बुद्धि में संगीत के सुर, लय और ताल को जानने वाले जो लोग हैं उसको संगीतात्मक बुद्धि कहा जाता है। उसके बाद जो है शारीरिक गतिक बुद्धि, जो लोग क्रीड़ा, खेल इत्यादि में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह की बुद्धि का प्रयोग करते हैं, उसको कहा जाता है शारीरिक गतिक बुद्धि। और जैसे एथलीट होते हैं या दौड़ने वाले होते हैं, वो सब शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। फिर बात आती है अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। अंतरा वैयक्तिक बुद्धि क्या है? दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं और प्रेरणाओं और व्यवहार को जो लोग समझते हैं उसको अंतरा वैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। अंतः वैयक्तिक बुद्धि जो है आत्मचिंतन जब व्यक्ति करता है तो अंतः वैयक्तिक बुद्धि आत्मचिंतन के अंतर्गत आती है। और लास्ट में बात आती है प्रकृतिवादी बुद्धि। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधों के प्रति प्रेम है या पेड़ पौधों के प्रति ज़्यादा लगाव है, जानवरों के प्रति ज़्यादा लगाव है, तो इसका मतलब ऐसे लोगों की बुद्धि क्या है? प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। तो बहुआयामी बुद्धि जो आप पढ़ रहे थे, गार्डनर की है। इन्होंने पहले सबसे पहले 7 पॉइंट बताए थे, उसके बाद में इन्होंने जोड़ करके 8 पॉइंट बता दिया। तो इसी को कहा जाता है बहुआयामी बुद्धि। इसका मतलब यह है कि बुद्धि जो है अनेक क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है। और जिस क्षेत्र के लोग अगर यह जानना चाहते हैं कि इसकी बुद्धि बहुआयामी है, तो इसका मतलब यह है कि इस तरह की विशेषताएं अगर व्यक्ति के अंदर दिखें तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसके अंदर बहुआयामी बुद्धि की संकल्पना है। तो जो बहुआयामी बुद्धि है उसके बारे में हम चर्चा कर लिए। इसमें भाषा और विचार एक टॉपिक क्या है? भाषा एवं विचार। भाषा एवं विचार के अंतर्गत जो बात आती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उन मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से भाषा और विचार पर अपना मत व्यक्त किया हुआ है। जैसे सबसे पहली बात हम समझ लेते हैं कि जीन पियाजे जो है, जीन पियाजे, इनके अनुसार भाषा एवं इनके अनुसार विचार, ये क्या मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास पहले होता है और जिससे उसके अंदर विचार पैदा होते हैं और भाषा बाद में आती है। तो सबसे पहली बात ये जीन पियाजे मानते हैं कि सबसे पहले क्या आता है? विचार आता है और उसके बाद क्या आती है? भाषा आती है। ठीक है, सबसे पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा का प्रकटन होता है। और विचार से पहले क्या होता है? सबसे पहले विचार पैदा हो गया, उसके बाद भाषा आती है। और जबकि संज्ञानात्मक जो विकास है, संज्ञानात्मक डेवलप जो है, वो सबसे पहले हो जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास, विचार और फिर भाषा का ज्ञान, जीन पियाजे के अनुसार। इसमें सबसे पहले अगर आप विस्तार से समझें तो इसका मतलब यह है कि जो पियाजे हैं, पियाजे क्या करते हैं कि विचार भाषा को निर्धारित करता है। इनके कहने का मतलब क्या है भाई? विचार भाषा को निर्धारित करता है। इसका मतलब ये है कि इनके कहने का मतलब थॉट जो है सबसे पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। ये कह रहे हैं कि बच्चा जो है पहले दुनिया को देखता है और समझता है, अपने दिमाग में विचार बनाता है, फिर उन विचारों को व्यक्त करने के लिए लैंग्वेज का प्रयोग करता है, भाषा का प्रयोग करता है, जीन पियाजे के अनुसार। विचार से पहले और भाषा बाद में, इनके कहने का मतलब ये है। दूसरी बात ये कि पियाजे ने देखा है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 2 से 7 वर्ष की उम्र में अक्सर अकेले खेलते हुए
खुद से जोर जोर बातें करते हुए दिखाई देते हैं। पियाजे ने क्या कहा इसे? इसे कहा अहम केंद्रित वाक। इसको क्या कहा? अहम केंद्रित वाक। बच्चे पार्क में बैठे हैं, अकेले अपने अपने मन से बातें कर रहे हैं और खेल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पियाजे ने इसे अहम केंद्रित वाक कहा है। उनके अनुसार कहने का मतलब यह है कि इस बातचीत का बच्चे के विकास में कोई खास महत्व नहीं होता, बस ये दिखाता है कि बच्चा अभी दूसरों का नज़रिया समझ नहीं पा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा पार्क में बैठ करके अपने से ही खूब तेज बातें करने लगे तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो दूसरों के विचारों को समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो पियाजे के अनुसार सबसे पहले आता है संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद विचार, उसके बाद भाषा। ये बात आपकी समझ में लगभग आ गई होगी। अब हम पियाजे के बाद बात कर लेते हैं लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की जो है ये सामाजिक और सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक हैं। कौन है भाई? सामाजिक हैं और सांस्कृतिक हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक है। इनका मानना क्या है कि भाषा जो है केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि विचारों को आकार देने और सोचने का एक बेहद जरूरी टूल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इनकी प्राथमिकता क्या है? विचारों का आकार देना। विचारों को आकार देना। ठीक है, विचारों को आकार देने का मतलब यह है कि भाषा जो है वो केवल विचारों को व्यक्त करने की ही बात नहीं है, बल्कि विचारों को आकार देने की बात भी सामने आती है। इसमें इसके उदाहरण को अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती 2 वर्षों तक भाषा और विचार दोनों अलग अलग होते हैं। भाषा मतलब लैंग्वेज अलग होती है और विचार थॉट अलग होते हैं, चिंतन अलग होता है। ठीक, 2 चीज़ें हैं। ये मानते हैं कि बालक का जो विकास होता है वो विकास के दौरान शुरुआती 2 वर्षों में भाषा अलग होती है और उसके विचार अलग होते हैं। 3 वर्ष की उम्र में, ये 2 वर्ष की उम्र की बात करते हैं, 3 वर्ष की उम्र में क्या होता है? भाषा और विचार दोनों क्या होते हैं? विलय हो जाते हैं, एक दूसरे में विलय हो जाते हैं। तो लगभग 3 वर्ष की उम्र में भाषा और विचार आपस में मिल जाते हैं और फिर भाषा जो है वो विचारों को निर्देशित करने लगती है। भाषा क्या है? विचारों को निर्देशित करती है। भाषा क्या करती है? वो विचारों को निर्देशित करती है। ये किसके अनुसार है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। अच्छा, इसमें और दूसरी बात, जो अगला पॉइंट है वो क्या है? निजी भाषण या आंतरिक भाषण। निजी भाषण अथवा आंतरिक भाषण। दो चीज़ें इसमें हैं। सबसे पहली बात यह है, वाइगोत्स्की ने नोट किया कि बच्चे जो है खुद से बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने इसे निजी भाषण कहा। क्या निजी भाषण कहा? क्योंकि बच्चे जो है खुद से ही अपने से ही बात करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने इसे निजी भाषण का प्राइवेट स्पीच कह दिया। किसको? निजी भाषण को। और उनके अनुसार क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि बच्चे खुद से बात करके अपने व्यवहार को दिशा देते हैं और अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। वो खुद से ही अपने विचार उत्पन्न करते हैं और उसके बाद विचारों को अब एक नया नया व्यवहार, एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है वो एक सबसे पहली बात क्या है? विचारों को आकार देना, सबसे पहली बात। और ये कहते हैं कि 2 वर्ष में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं। तीसरे वर्ष में भाषा जो है विचारों में विलय हो जाती, मिल जाती है, और जब मिल जाती है तो भाषा जो है वो विचारों को निर्देशित करती है। इन्होंने कहा था कि सबसे पहले विचार
इन्होंने कहा कि भाषा और उसके बाद विचार, जो पियाजे हैं, पियाजे का कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है। इनके कहने का मतलब भाषा जो है वो विचारों को निर्देशित करती है, विचारों को आकार देती है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। अब जो दो आपने पियाजे के रूप में समझ लिया और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समझ लिया। एक नाम है बेंजामिन वोल्फ का सिद्धांत। बेंजामिन वोल्फ का सिद्धांत, इनके कहने का मतलब क्या है, इस विषय में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है। इनके कहने का मतलब है जिसे भाषाई सापेक्षता का सिद्धांत, भाषाई सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको कहा जाता है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, स्क्वायर वॉट हाइपोथेसिस कहा जाता है इसको, भाषाई सापेक्षता का सिद्धांत। इनको इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार क्या है, हमारी भाषा ये तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और सोचते हैं। अब देखिए, बेंजामिन वोल्फ का कहना है, इनके कहने का मतलब यह है कि हमारी भाषा जो है वो तय करती है। क्या तय करती है भाई, कि हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। ठीक है, नज़रिया। अब वहाँ पर विचार सबसे प्रधान था और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भाषा प्रधान हो गई बेंजामिन वोल्फ के सिद्धांत के अनुसार। ये कह रहे हैं कि भाषा, हमारी भाषा जो है ये तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे नज़रिया है और कैसे सोचते हैं। और दूसरी बात यानी जिस व्यक्ति की भाषा में किसी चीज़ के लिए जितने ज़्यादा शब्द होंगे, उसका विचार उस चीज़ को लेकर उतना ही गहरा होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक शब्द है, उसके अलग अलग नाम है, पर्यायवाची शब्द है, तो उसकी बात यहाँ पर की जाती है। तो इनके कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले भाषा जो है, उस भाषा के आधार पर ही आप समाज को किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से दूसरे के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, उसकी बात यहाँ पर आती है बेंजामिन वोल्फ का सिद्धांत। तो जो आपके यहाँ सिलेबस में भाषा एवं विचार था, इस भाषा एवं विचार के बारे में दो तीन जो महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में हमने बात समझ ली और इसको अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास किया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी। सबसे पहली बात यह है, शिक्षण के सूत्र के बारे में भी चर्चा करना है। शिक्षण के सूत्र, इसको भी समझने की जरूरत है। शिक्षण के सूत्र में क्या है, शिक्षण के सबसे पहली बात यह है कि शिक्षण के सूत्र के अंतर्गत और एक है इसका सिद्धांत, इनको दोनों को समझने की जरूरत है। शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं और शिक्षण के सूत्र कौन कौन से होते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सिद्धांत की बात। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है रुचि का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तीसरा है जीवन संबद्ध सिद्धांत। उसके बाद है नियोजन का सिद्धांत।
फिर है चयन का सिद्धांत, फिर आता है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। अब इसको सबसे पहली बात यह समझने की बात है, शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। सबसे पहली बात क्या आती है, रुचि का सिद्धांत सबसे पहली बात आती है। दूसरा है रुचि के सिद्धांत के बाद क्रियाशीलता का सिद्धांत, जीवन संबद्ध सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत और वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात क्या है, रुचि का सिद्धांत। अगर मान लीजिए जो पाठ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, अगर बच्चे को उसमें रुचि है तो निश्चित रूप से अधिगम अच्छा हो जाएगा, मतलब जल्दी सीख लेंगे। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी कहानी, कविता और इन सारी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिससे रुचि जो है विद्यार्थियों में ज़्यादा बढ़े। अगर रुचि ज़्यादा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो विद्यार्थी क्या करेगा, अधिगम अच्छा कर पाएगा। अगर रुचि नहीं है तो इसका मतलब अधिगम नहीं कर पाएगा। दूसरी बात आती है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें हम सीधे सीधे जॉन डीबी का लर्निंग बाय डूइंग का प्रयोग करेंगे, मतलब करके सीखना। विद्यार्थी को जितना ज़्यादा कुछ करके या जो है वो बहुत सारी एक्टिविटी करके अगर वो सीखें तो इसका मतलब ये है कि वो क्रियाशीलता होनी चाहिए शिक्षण में। उसके बाद आता है जीवन संबद्ध सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देना है बच्चे को, उसके व्यावहारिक जीवन की जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी उसको जानकारी देने की आवश्यकता है। उसके बाद क्या है, नियोजन का सिद्धांत, मतलब योजना बनाना, प्लान बनाना। अगर आप क्लास में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको एक प्लान के तहत पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका जितना अच्छा प्लान है बच्चे उतने तरीके से इंटरेस्ट के साथ सीख पाएंगे। अगर प्लान में कमी है तो इसका मतलब ये है कि वो अधिगम अच्छा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर चयन का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। चयन का सिद्धांत क्या कहता है, बच्चे की उम्र, आयु, योग्यता और क्षमता, इनके तहत जो है वो विषयों का चयन करना चाहिए। जिस उम्र का, जिस आयु का विद्यार्थी है वो पढ़ना चाहता है, ऐसे आयु, योग्यता और क्षमता के विद्यार्थियों को उसी के अनुसार ही विषय देने की और विषय पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इसको कहा जाता है चयन का सिद्धांत। और लास्ट में क्या है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, हर विद्यार्थी अलग अलग तरीके से सीखता है, हर विद्यार्थी अलग अलग तरीके से सोचता है, चिंतन करता है, लिखता है, और कभी कोई स्लो समझता है, कभी कोई तेज गति से समझता है। तो वहाँ दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए शिक्षण करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहा जाता है। तो आपने शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में समझ लिया लगभग, इनके कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में आपने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षण के सूत्र के बारे में। शिक्षण के सूत्र के कौन कौन से हैं वो समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह है, सरल से कठिन की ओर। पहला सूत्र है। दूसरा क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर।
और अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर। तो ये भाई क्या है, ये है शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र में सबसे पहली बात आती है सरल से कठिन की ओर। अगर विद्यार्थी को मान लीजिए विषय वस्तु का ज्ञान कराना है तो सबसे पहले सरल चीज़ों का ज्ञान कराइए और धीरे धीरे उसमें उसका कठिनता स्तर बढ़ाते जाइए। उसे कहा जाता है सरल से कठिन की ओर जाना। दूसरी बात ये थी ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चा कुछ जानता है, पहले से पूर्व ज्ञान है उसको, और उससे धीरे धीरे लिंक जोड़ करके जो अज्ञात चीज़ें नहीं जानता है उन चीज़ों के बारे में बताने की एक विधा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा पॉइंट है मूर्त से अमूर्त की ओर। जो चीज़ें वो प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है उसको अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी देना, चिंतन कराना, तर्क बढ़ाना, उसे कहा जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर। जो चीज़ें वो देख रहा है उसी को देख करके जो चीज़ें नहीं देख रहा है, जो चिंतन का विषय है, वो क्या है अमूर्त की ओर लेके जाने की जो विधा है उसे कहा जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर। उसके बाद पूर्ण से अंश की ओर। जैसे मान लीजिए कोई मॉडल दिखा रहे हो, कोई चित्र दिखा रहे हो, इसका मतलब यह है कि पूर्ण रूप से आपने उसको पहले दिखा दिया और उसके बाद फिर उसके पार्ट को, उसके हिस्सों को, छोटे छोटे हिस्सों के बारे में उसको बताने की आपने कोशिश की, उसको कहा जाता है पूर्ण से अंश की ओर। उसके बाद क्या है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब यह है पहले बच्चों के सामने आप कई उदाहरण रख देते हैं और उसके बाद नियम या सिद्धांत निकालते हैं, तो उसको कहा जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है अनुभव से तर्क की ओर जाना। इसका मतलब यह है कि बच्चे के पास जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, पहले उन्हें स्वीकार करना और धीरे धीरे उस तर्क उनको तर्क के आधार की ओर लेके जाना, तर्क की ओर लेके जाना, उसको कहा जाता है एक्सपीरियंस से लॉजिक की तरफ लेके जाना, अनुभव से तर्क की ओर लेके जाना, जिसको कहा जाता है एम्पिरिकल टू रेशनल, अनुभव से तर्क की ओर लेके जाना। तो शिक्षण के सूत्रों के बारे में हम सामान्य चर्चा कर रहे थे। लगभग आप समझ गए होंगे कि शिक्षण के सूत्र कौन कौन से होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं शिक्षण की जो विधियां हैं अथवा प्रविधियां हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि मान लीजिए शिक्षण की प्रविधियां या विधियां। अब इसमें सबसे पहली बात यह है, सबसे पहला आता है प्रश्न विधि, जिसको प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है, प्रश्न विधि। दूसरा है विवरण प्रश्न प्रविधि, कर लीजिए प्रश्न प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, कहानी कथन, ये विधि भी है प्रविधि भी है। स्पष्टीकरण, फिर उसके बाद आता है उदाहरण और फिर खेल विधि। तो इसमें सबसे पहली बात क्या आती है प्रश्न विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चे के ज्ञान को जानना है अगर आपको, अथवा जांचना है और उन्हें सोचने पर मजबूर करना है आपको, तो निश्चित रूप से आपको प्रश्न प्रविधि का उपयोग करना चाहिए। इसके जनक कौन है, सुकरात माने जाते हैं प्रश्न प्रविधि के या प्रश्न विधि के। उसके बाद आती है बात विवरण विधि। किसी ऐतिहासिक घटना या विषय को विस्तार में से बोल करके बताना, जहाँ पर छात्र शांति से सुने, उसको कहा जाता है विवरण।
किसी ऐतिहासिक चीज़ों पर, किसी विषयों पर विवरण स्पष्ट करना, वो ये है विवरण प्रविधि। उसके बाद आती है वर्णन प्रविधि। किसी स्थान, किसी वस्तु या दृश्य का इस तरह से चित्रण करना कि बच्चों के दिमाग में एक छवि बन जाए। क्या बन जाए? छवि बन जाए। इस छवि के अंतर्गत क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको ताजमहल का वर्णन करना है तो उसका वर्णन इस तरह से कर दीजिए कि उनके दिमाग में एक छवि बन जाए। उसके बाद आती है बात कौन सी, कहानी कथन विधि। कहानी कथन विधि में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को नैतिक मूल्य से संबंधित कहानियाँ सुना दीजिए। नैतिक मूल्य से संबंधित, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उस कहानी को सुनाइए तो ज़्यादा बच्चों को समझ में आएगा। उसके बाद आता है स्पष्टीकरण। किसी जटिल विषय या कठिन विषय को क्या करना होता है, यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके और फिर समझाने की कोशिश की जाती है, उसको स्पष्टीकरण कहा जाता है। उदाहरण विधि में चित्र दिखा दीजिए, मॉडल दिखा दीजिए, चार्ट चुटकुलों के माध्यम से कि मतलब अगर आप बच्चों को समझा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये भी विधि अच्छी है, उदाहरण विधि। और लास्ट में है खेल विधि। खेल खेल में ही बच्चों को सिखाना, जिससे वे बिना किसी दबाव के, बिना तनाव के, वो खेल खेल में ही विषयों को सीख जाएं। इसलिए ये कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हमने आपके साथ चर्चा किया, बहुआयामी बुद्धि की बात हमने किया। बहुआयामी बुद्धि के बाद हमने चर्चा किया किसकी, शिक्षण के सूत्रों की, शिक्षण के जो प्रविधियां हैं उनकी चर्चा हमने कर लिया। इसके पहले हमने भाषा और विचार विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समझने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।